हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का जो 11वां चैप्टर है उसको अंतिम करेंगे। और इसमें इसी चैप्टर के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसमें गौर करके देखेंगे भारत और इसके पड़ोसी देश की तुलनात्मक विकास का अनुभव। कि भारत है और भारत के जो आपके पड़ोसी देश हैं, कौन कौन है पड़ोसी देश? देखिए, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, और बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। इन्हीं को हमने सार्क भी कहा। क्लियर है? कह रहे हैं कि इस अध्ययन में आप क्या क्या करेंगे, तो भारत और उसके पड़ोसी देश, चीन भी है, क्षमा चाहूंगा, चीन भी है। चीन, पाकिस्तान के आर्थिक मानव विकास सूचकांकों प्रवृत्ति को समझेंगे। तो कौन कौन हो गया? बेसिकली चीन और पाकिस्तान के बीच का है आर्थिक और मानव विकास सूचकों की हम तुलना करेंगे। विकास की वर्तमान अवस्था तक पहुंचने हेतु भारत द्वारा अपनाई गई नीतियों का मूल्यांकन करेंगे कि जिस हम डेवलपमेंट के आज आयाम तक पहुंचे हैं, इस डेवलपमेंट में हमने किन किन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है, कौन कौन सी पॉलिसीज हमने अपनाई हैं, उनको हम थोड़ा चेकिंग बैलेंस कर लेंगे और उन्हीं पर हम लोग गौर करके आपका देखेंगे। तो एक तरफ है जॉन एफ कैंडी का एक कोटेशन है, उसको देखते हैं कि भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने मित्र। कह रहे भूगोल भूगोल ने हमें क्या बनाया है? आपका लोगों को पड़ोसी बना दिया, इतिहास ने मित्र बनाया है और अर्थव्यवस्था ने भागीदार और आवश्यकता ने सहयोगी बनाया है। कितनी अच्छी बात कही कि हम हमारा पड़ोसी कौन होगा इसे हम नहीं चुन सकते, हम थोड़ी चुनते हैं। अब जैसी ज्योग्राफी थी, कोई बन गया, अब हमें थोड़ी पता है कि कौन हमारा पड़ोसी होगा। और इतिहास क्या बता देता है कि हमारा कौन मित्र बनेगा, ठीक है। और अर्थव्यवस्था की भागीदारी, भागीदारी किससे बनती है? अर्थव्यवस्था से। अगर हमको अर्थव्यवस्था बनानी तो भागीदारी करनी पड़ेगी। और आवश्यकता ही क्या बन जाती है? सहयोगी बन जाती है। तो जिन्हें भगवान ने इस प्रकार जोड़ा है उन्हें इंसान कैसे अलग कर पाएगा? अब देखिए, आपके पड़ोसी को जो भगवान ने बना के दिए तो उसको कैसे अलग कर दो भैया? अब एक ही तरीका, हाइड्रोजन बम लगा दो या परमाणु बम और भूल जाओ, ठीक। तो तुम अपने हिसाब से कुछ कर सकते हो, उसमें भी अब बहुत सारी संधियां हैं, यूएन वगैरह है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो जो बन गया है, जो पड़ोसी आपको भगवान ने दे दिया, उसको हंसी खुशी एक्सेप्ट करो, बस ये तरीका है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। आइए हम देखते हैं इस विकास के लक्ष्य को, इन चीज सारे को, आपको परिचय को एक एक करके हम पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? देखिए, पिछली इकाइयों में हमने भारत के अनेक विकास अनुभव का विस्तार से अध्ययन किया है। बिल्कुल सब अच्छे से पढ़ा है हमने और अच्छे से आपका देखा भी है। और हमने अध्ययन किया है कि भारत ने किस प्रकार की नीतियां अपनाई है और विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। पिछले लगभग 2 दशकों से वैश्वीकरण ने विश्व के प्रयास सभी देशों के नवीन आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। और पिछले 2 दशक मतलब वो 10 साल का, एक दशक, अब दो की बात करें कि 40 साल में ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया है? एक नई इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज कर दिया है। कह रहे हैं कि इन परिवर्तन के कुछ अल्पकालिक और कुछ दीर्घकालिक प्रभाव है। कुछ हमको शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रहे हैं और कुछ भैया हमको लॉन्ग टर्म में इसके जो इफेक्ट है। चलिए, भारत भी उनमें से अछूता नहीं है और कह रहे हैं कि भारत भी इससे नहीं बच पाया। विश्व के सभी प्रकार के राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ यानी के मजबूत करने के अनेक प्रकार के उपाय, आप जो उपाय है वो उनको अपनाते हैं, नए नए तरीके यानी कि उनको फॉलो करते हैं। इसी उद्देश्य से अनेक प्रकार के क्षेत्रीय और वैश्विक समूह का निर्माण करते हैं कि कुछ आपके रीजनल होते हैं तो कुछ आपके ग्लोबलाइज आपके ग्रुप होते हैं और ये सब इस तरह का निर्माण करते हैं। जैसे सार्क हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, G8 हो गया, G20 हो गया और ब्रिक्स आदि, ब्रिक्स तो लिखा है आदि। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्र भी इस प्रकार से उत्सुक रहते हैं और बहुत सारी चीजों में लोग इसमें उत्सुक रहते हैं। सार्क हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, G8 हो गया, G20 हो गया। ये कुछ ऐसे क्षेत्रीय और वैश्विक समूह हैं जो अर्थव्यवस्थाओं को लेकर, वैश्विक चिंताओं को लेकर, आपसी सहयोग लेकर और अर्थव्यवस्था को वैश्विक रूप से बढ़ाने के हेतु कुछ लोग, कुछ बहुत सारी कंट्रियां आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, एक समूह बनाती हैं, उसके थ्रू ये सारी चीजें करती हैं।
जैसे अभी भारत में G20 हुआ है, तो मैं आपसे पूछूंगा G20 का मतलब क्या है। एक, अब देखिए, वे अपने पड़ोसी राष्ट्र द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे। इनसे उन्हें अपने पड़ोसी की शक्ति और कमजोरी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। अगर हम अपनी पड़ोसियों को अच्छे से पढ़ देख लेंगे तो उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनकी कमजोरी है, हम उनको बड़े अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौर इस विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए आवश्यक समझा गया है, क्योंकि वे अपेक्षाकृत सीमित संसाधन में न केवल विकसित तथा प्रतिसाधक का सामना करते हैं, बल्कि आपसी स्पर्धा का भी इसके अतिरिक्त अपने पड़ोसी तथा अन्य आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं की जानकारी भी आवश्यक है। क्योंकि क्षेत्र की सभी मुख्य सामान्य आर्थिक गतिविधियां एक सहभागी वातावरण में मानव विकास से संबंधित थी। इस अध्याय में हम भारत और उसके बड़े पड़ोसी देश राष्ट्र पाकिस्तान और चाइना द्वारा अपनाई गई विकासात्मक नीति की तुलना करेंगे कि भैया चाइना और पाकिस्तान ने कौन कौन सी पॉलिसी अपना ली जो आपका डेवलपमेंट करने के लिए, और उनका कंपैरिजन हम भी थोड़ा सा इसमें करके देखेंगे। परंतु याद रखना यह होगा कि भौगोलिक संसाधन संपदा संबंधित समानताओं के बावजूद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और 50 से अधिक वर्षों में धर्मनिरपेक्षता, अति उदार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहे भारत की राजनीतिक शक्ति व्यवस्था और पाकिस्तान की सत्तावादी और सैन्यवादी राजनीतिक संरचना या चीन में निर्देशित अर्थव्यवस्था के बीच क्या कोई समानता थी? भारत में कैसा है? देखिए, भारत की विशेषता करते हुए बताया है कि अगर आप भारत को देखोगे तो आपको फिजिकल जो संसाधन है, यानी कि हमारे पास जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है, खनिज है, वो कितना है, और उसके बावजूद हमारे लोकतंत्र को 50 साल से ऊपर हो गए। धर्मनिरपेक्षता कैसी रही है, राजनीति के प्रति हम कैसे प्रतिबद्ध रहे हैं, और पाकिस्तान में कैसे सत्ताधारी और आपका सैन्य शासन है, इन सब की बात कर रहा है। कह रहे हैं कि इन सबको कंपैरिजन करना है। और चीन में कैसा है, निर्देशात्मक अर्थव्यवस्था है। तो चीन ने हाल ही में उदारवादी अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर होना प्रारंभ कर दिया है। पहले कैसे थी, निर्देशित अर्थव्यवस्था से अब कहां चेंज हो रही है, लिबरलाइजेशन इकोनॉमी में वो लोग बदल रहे हैं। तो इन सबको हमको आपका देखना है। ये था इसका छोटा सा आपका परिचय। तो यानी कि हम अपने पड़ोसी, इतिहास, मित्र और भागीदार और आवश्यकता को सहयोगी बनाता है। जॉन एफ कैलेंडी ने ये हमको कोटेशन दी है। तो परिचय संबंध ये है कि कैसे कैसे हमको आपस में तुलना करनी है, कंपैरिजन क्या है, इन आपके मुद्दों को हम लोग आपका बेसिकली ज्यादा फोकस रखेंगे। अब मेनली इसमें शुरू होगा विकास पथ एक चित्रांकन। देख लिया, विकास पथ एक चित्रांकन कि कैसा विकास का, डेवलपमेंट का पाथ या रास्ता रहा है। पथ का मतलब होता है रास्ता या मार्ग, चित्रांकन का मतलब है उसको देखना है कि है कैसा। क्या आप जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान और चीन के विकासात्मक नीतियों में अनेक समानताएं हैं। 3 राष्ट्रों ने विकास पथ पर ही एक साथ चलना प्रारंभ किया था। 3 राष्ट्रों ने, कौन कौन थे? चाइना, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुए, जबकि चीन गणराज्य कब बना? 1949 में। उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था, भारत और चीन के बीच विचारधारा में बहुत मतभेद हैं, लेकिन नए क्रांतिकारी परिवर्तन एशिया की नवीन भावना, नई शक्ति के प्रतीक हैं जो एशिया के देशों को साकार रूप से ग्रहण करते हैं। किसने कह दिया था ये बात? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कोटेशन कही थी। किसके विषय में? भारत और चीन के विषय में कि भैया भले एक दूसरे के भेद हो रहे हो विरोधी, लेकिन नया क्रांतिकारी युग है और एशिया में आपकी नई शक्ति के प्रतीक हैं। कौन? भारत और चाइना। कौन प्रतीक है? भारत और चाइना इसके नए शक्ति के आपके प्रतीक है। आगे बढ़े, कह रहे हैं कि 3 देशों ने एक ही प्रकार की अपनी विकास नीति को तैयार करना शुरू किया था। भारत ने 1951 और 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की और पाकिस्तान ने 1956 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। भारत ने कब करी? इस समय पहले ही 5 ईयर प्लानिंग लेके आए। ठीक है, 1951 से आपके 56 के बीच
और पाकिस्तान ने कब शुरू करी? 1956 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी कि दोनों 5 ईयर प्लानिंग आपके लगा, जिससे माध्यमिक विकास योजना भी कहा गया। चीन 1953 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना अपनाई। चाइना बोला भैया जब तुम भी अपना रहे हो तो मैं भी कर लेता हूं। वर्ष 2018 में पाकिस्तान ने 12वीं पंचवर्षीय योजना करी। ठीक, 12 से 23 के बीच इसका योजना रखा गया, 12वीं पाकिस्तान में थी। चीन ने अभी अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना चलाई और कहां चला गया आपका चाइना? 14 पे चला गया। 21 से 25 का लक्ष्य रखा है। भारत की ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए भारत 12वीं पर पहुंच गया और कब रखा? 2012 से 17 पर। अब 13वीं चला रहे हैं हम लोग। अब 17 के पंचवर्षीय योजना के आधारित विकास नीति अपनाई जा रही। भारत और पाकिस्तान की समान नीतियां थी, अपनाई गई थी, जैसे बृहद सार्वजनिक क्षेत्र का सर्जन, यानी कि बड़े आपके पब्लिक सेक्टर को आपका हमको बनाना है, सामाजिक विकास जो है हमको उस पर आपको व्यय करना है, और 1980 के दशक तक 3 देशों की समृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में समानता थी। एक दूसरे की तुलना में आज उनकी स्थिति क्या है? देखिए 1980 तक तो लगभग बराबर रहे, लेकिन कह रहा है आज की कंडीशन में अगर आप इन कंपैरिजन करो तो ये कहां खड़े हैं, ये आपको देखना होगा। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर देने से पहले आइए हम चीन और पाकिस्तान के विकास नीति का एक ऐतिहासिक पथ की जानकारी लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा सा आपका देख लेते हैं कि चाइना और पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बेसिकली क्या रहा है। तो एक ने अपनाई 1900 कब 51 से 56, दूसरे ने अपनाई आपका 53 में। ठीक है, किसने? पंचवर्षीय योजना भारत और पाकिस्तान। देखिए यही पढ़ रहे थे ना, तो 56 में पाकिस्तान ने, 51 हमने पहली चला दी और आपका 53 में किसने अपना दी? चाइना ने। कह रहे हैं कि पिछली 3 इकाइयों का अध्ययन करने के बाद हम यह जानते हैं कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में कौन सी ऐसी नीति अपना रहा था। कौन सी नीति जो था अपना रहा था? चीन एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन गणराज्य की स्थापना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण क्षेत्र उद्यम भूमि और उनका स्वामित्व संचालन व्यक्ति के द्वारा किया जाता को सरकारी नियंत्रण में लाया गया। 1958 में ग्रेट एंड लीप फॉरवर्ड का अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश की औद्योगिकरण था। लोगों को अपने घर और पिछड़वाड़े के उद्योग जो उनके पिछड़ गए हैं उनके लिए प्रोत्साहन करना था। ग्रामीण क्षेत्र में कम्यून प्रारंभ किया, पत्ती को अपनाया गया और 1958 से लेके 26,000 कम्यून थे जिन्होंने समस्त कृषि आपके शामिल थे, कृषि क्षेत्र जो थे आपका शामिल थे। GLF अभियान ने अनेक समस्या आई और भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी, जिसने लगभग 30 मिलियन लोग मारे गए। जबकि रूस और चीन के बीच संघर्ष शुरू हुआ, तब रूस ने अपने विशेषज्ञों को वापस बुलाया और जिन्हें औद्योगिकरण प्रक्रिया के दौरान सहायता करने के लिए चीन भेजा। क्या कर लिया? अब देखिए GL अभियान के जरिए अनेक समस्या आई और भयंकर सूखे ने चीन में आपकी तबाही मचा दी और 30 मिलियन लोग मारे गए। जबकि रूस और चीन के बीच संघर्ष शुरू हुआ तो रूस ने अपने विशेषज्ञों को वापस बुला लिया और औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान सहायता करने के लिए चीन को भेजा। 1965 में माओ ने महान सरबराह सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ हुआ और छात्र और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्र में काम करने और अध्यापन करने के लिए भेजा गया। ठीक है, कहां भेजा गया? यहां काम करने के लिए इसमें भेज दिया गया। थोड़ा एक बार दोबारा देखते हैं। कह रहे चीन एक दलीय शासन के अंतर्गत स्थापना की गई, यानी कि चाइना के अंदर केवल एक ही दल था और उसी में गणराज्य स्थापित हुआ। और कह रहे हैं जितने भी अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, चाहे कोई उद्यमी हो, भूमि हो, इन सबका स्वामित्व जो था सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया, यानी कि साम्यवादी सरकार नीति को अपनाया गया। यानी कि यहां पर किसी की कोई अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कोई भी आपका निजी संपत्ति नहीं होगी। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकीकरण करना था। तो लीप फॉरवर्ड अभियान किसने चलाया? आपको पता होना चाहिए। तो ये चाइना के द्वारा आपका चलाया गया था। ठीक, लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिटी प्रारंभ हुआ और इस पत्ती के अंदर सामूहिक रूप से खेती करना था।
यानी कि बेसिकली क्या था कि सब लोग सामूहिक रूप से एक साथ अपनी खेती करेंगे मिलजुल कर। ठीक, और इतने क्या बन गए आपके कम्युनल बन गए, और एक जीएलएफ अभियान चलाया गया, और जिसमें क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा आपका चाइना में, लगभग 30 लाख लोग इसमें मारे गए, और रूस और चीन के बीच भी संघर्ष हुआ। तभी रूस ने अपने विशेषज्ञों को वापस बुला लिया, और औद्योगिकरण प्रक्रिया के दौरान सहायता करने के लिए चीन भेजा गया था कि अगर भैया औद्योगिकरण सहायता कर दो, लेकिन क्या कर लिया, रूस ने वापस बुला लिया। 1965 में थ्योरी आ गई माओ, यानी कि महान सरवारावर्ग संस्कृति। क्लियर है? अब माओ यहां आ गए तो उन्होंने क्या कर दिया कि भैया जो छात्र हैं और जो आपके विशेषज्ञ हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में काम करना और अध्यापन के लिए उन्हें भेजा गया। ठीक, माओ। अब संप्रति चीन में जाते तेज औद्योगिक समृद्धि हो रही थी। उनकी जड़ें 1978 में लागू किया गया, सुधार की खोज की गई। चीन में सुधार चरण में शुरू किया गया। प्रारंभिक चरण में कृषि, विदेशी वैज्ञानिक निवेश क्षेत्र में सुधार किए गए। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में कम्युनल कृषि भूमि और भूखंडों में बांटा गया और अलग अलग परिवारों में आवंटित किया गया। ठीक, और स्वामित्व के लिए वे परिकल्पित थे। इसके बाद में समस्त आय को अपने पास रख लेते थे, यानी बांटने के वक्त कुछ चीजों को अपने पास रखते थे। ठीक, सामान्यतः नगरीय और ग्रामीण उद्यमों की निजी क्षेत्र में उन फर्मों की उत्पादन अनुमति करने की थी जो स्थानीय लोगों के स्वामित्व और संचालन के अधीन थे। यानी कि तुम उन्हीं खोल सकते हो जो आपका लोकल एरिया में जो काम कर सकती, बॉडी बन सकती, उन्हीं पर तुम बेसिकली अपना मैकेनिज्म जो है वो आपका चला सकते हो, बाकी नहीं। ठीक है, इस अवस्था में उद्यमों को जिन पर भी सरकार का स्वामित्व था, ठीक, जिन पर भी सरकार का स्वामित्व था उन्हीं को खोल सकते हो। जिनमें भारत के में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कहा गया। अब भारत में उन्हें क्या कह दिया हमने, सार्वजनिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर बेसिकली हमने उनको बोल दिया, और उनमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। सुधार प्रक्रिया में दोहरी अंक कीमत निर्धारण पद्धति लागू की गई, और इसका अर्थ यह है कि कीमत का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता था। किसानों और औद्योगिकरण इकाइयों से अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों के आधार पर आगतों एवं निर्गत में निर्धारित मात्रा में खरीदें और बेचेंगे। शेष वस्तुओं को बाजार कीमत पर खरीद और बेची जाती हैं। गत वर्षों के दौरान उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ बाजार में बेचना और खरीदना की वस्तु आगत में वृद्धि हुई। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज को आपका बनाया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, सेज कहा जाता है, जहां पर किसी चीज की विशेष जो है एक्टिविटी होती है। ये थोड़ी कंडीशन आपकी यहां तक रही। अब ये बाघा बॉर्डर है, भारत और पाकिस्तान के बीच का क्षेत्र है। बड़ा पर्यटन और आपका टूरिज्म यहाँ होता है। एक तरफ आप यहाँ देख रहे हैं भारत, और इस साइड ये है पाकिस्तान। चलिए, यहां तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी? चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की। हमारा पड़ोसी देश, और सबसे ज्यादा अगर हम दुश्मनी किसी से मानते हैं इस पूरी दुनिया में, भारत वाले, तो पाकिस्तान से मानते हैं, और उसके बाद अगर किसी से मानते हैं तो आपकी चाइना से। तो हमारे प्राइम दुश्मन भी कौन है? हमारे पड़ोसी हैं। और यहाँ नहीं, ये पूरी हर जगह लागू होता है। हमारे घर पड़ोस में भी जो हमारे पड़ोसी होते हैं हमारे प्राइम दुश्मन होते हैं। तो यही हमारे प्राइम दुश्मन है, तो हम प्राइम दुश्मनों को पढ़ रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं, भैया ये कैसे डेवलपमेंट कर गए, ये क्यों पिछड़ गए, और हम कहाँ रह गए, हमारी स्थिति क्या है। हम अपने पड़ोसी को देख के अनुमान लगाते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब बात कर रहे हैं हम बेसिकली पाकिस्तान। कह रहे अपने द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के विचार करते हुए आप देखेंगे पाकिस्तान में जो नीति अपनाई है, और आप उन पर विचार करोगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक समानताएं, बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। पाकिस्तान में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में सह अस्तित्व आने वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया गया। यानी कि जैसे भारत में ही आपका मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया गया था ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, वैसे यहां भी किसे अपनाया गया? मिक्स्ड इकोनॉमी को। 1950 से लेकर 1960 के दशकों के अंत में पाकिस्तान के अनेक प्रकार को नियंत्रित नीति का प्रारूप लागू किया। उपरोक्त नीतियों में से उपभोक्ताओं के वस्तुओं का निर्माण का प्रासूत संरक्षण तथा आपका प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रतिबंध, आयात नियंत्रण करना हासिल किया। क्रांतिकारी से आने वाली यांत्रिकरण का युग शुरू हुआ, और चुनिंदा क्षेत्रों की आधारित संरचना में सरकार में निवेश की वृद्धि हुई।
और जिसके परिणाम स्वरूप उद्यानों के उत्पादन में अंतोगत वृद्धि हो गई और इसके कारण ही कृषि भूमि संबंधित संरचना भी नाटकीय ढंग से परिवर्तन हो गया। और 1970 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने 1970 और 1980 के दशक के अंत में अपनी नीतियां उस समय बदल दी जब अंतर्राष्ट्रीय पर जोर दिया गया और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इस अवधि के दौरान पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त थी और मध्य पूर्वी देशों में जाने वाली प्रवासों में निरंतर पैसा मिल रहा था। इस देश की आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन मिला। तत्कालीन सरकार ने निजी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन करना प्रदान किया। इन सब के कारण नए निवेश किए गए और अनुकूल वातावरण बनाए गए और 1988 में देश में सुधार भी आपका शुरू किया गया। चीन और पाकिस्तान की विकास नीतियों की संक्षिप्त रूपरेखा का अध्ययन करने के बाद आइए अब हम भारत और चीन पाकिस्तान में कुछ आपके डेवलपमेंट के जो संकेत हैं हम उन पर अपनी चर्चा करें और उन चर्चाओं को हम लोग आपका देखें। सबसे पहले है जननांकीय संकेत, डेमोग्राफिक संकेत को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे क्या स्थिति रही है, कैसे विश्व में जनसंख्या बढ़ी है, क्या उनका विचार है। इस पर थोड़ा सा हम लोग गौर करके देखेंगे तो हमें डेमोग्राफी का एक ओवरऑल जो है आइडिया हमको मिल जाएगा कि भैया यहाँ कुछ ऐसा इस तरीके से रहने वाला है। यदि हम विश्व की जनसंख्या पर विचार करें तो कह रहे अगर हम पूरी विश्व की जनसंख्या को देखकर उस पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि विश्व में रहने वाले प्रत्येक छठा व्यक्ति एक व्यक्ति भारतीय है। अगर हम लोग देखेंगे विश्व के 6 व्यक्ति को हम ले रैंडमली तो एक उसमें से भारतीय मिलेगा और दूसरा चीनी होगा। हम छठे नंबर पे, दूसरा चीनी होगा। भारत में कुछ जननांकीय संकेत की तुलना करें तो पाकिस्तान की जननांकीय संख्या बहुत कम है। चीन या भारत की जनसंख्या का लगभग 10वां हिस्सा है। पाकिस्तान में जितनी पॉपुलेशन है वो भारत और पॉपुलेशन का 1/10 है, यानी कि भारत में अगर 100 है तो पाकिस्तान में 10 है जनसंख्या, ऐसे मान लो, सिंपल। ठीक, यद्यपि इन तीनों में चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है तो इसका जनसंख्या का घनत्व कम होगा। जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां जनसंख्या घनत्व कैसा होगा? कम। घनत्व का मतलब है कि जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जहां पर लोग ज्यादा रहेंगे वहां जनसंख्या घनत्व कम होगा, जहां पर लोग कम रहेंगे वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। तो बेसिकली जनसंख्या घनत्व अधिक होना चाहिए, नहीं कि कम। अब जब ज्यादा लोग रहेंगे तो डेंस हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, जल पानी विद्युत की दिक्कत होगी। भौगोलिक रूप से इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। सारणी 10.1 में दिखाया गया है कि पाकिस्तान में जनसंख्या की वृद्धि अधिक है और उसके बाद भारत और चीन का स्थान है। विद्वानों का मत है कि चीन में जनसंख्या वृद्धि काफी कम वृद्धि का मुख्य कारण है कि 1970 के दशक में चीन में केवल एक ही संतान की नीति लागू कर दी गई। हमने क्या बोला भैया, चाइना एक नियम लिया आया 1970 में कि अब एक ही बच्चा पैदा करना पड़ेगा, दूसरा कर तो आपका जेल में गिर दूंगा। तो इसलिए वहां क्या होगी, ग्रोथ रुक गई, एक पीढ़ी रुक गई वहां। और इसके कारण लिंगानुपात 1000 प्रति पुरुष में महिला का अनुपात में गिरावट आई। परंतु अगण्य आपको पता चलेगा कि 3 देशों की में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में कम है, पूर्वाग्रह से युक्त था। आज भी तीनों देशों की स्थिति में सुधारने के लिए विभिन्न उपाय करे जा रहे हैं। एक संतान नीति उसे लागू किए जाने के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि थमने तथा अन्य प्रभाव भी थे। उदाहरण के तौर पर कुछ दशकों के बाद चीन में वयोवृद्ध लोगों की जनसंख्या का अनुपात युवा की अपेक्षा में अधिक हो गया, यानी कि जवान कम हो गए, चाइना बूढ़े ज्यादा हो गए। इसके कारण चाइना को प्रत्येक दंपति को दूसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति देनी पड़ी। बाद में चाइना का प्रजनन दर में बहुत कम था और पाकिस्तान में बहुत अधिक। अब यानी कि प्रजनन दर कहां कम हो गया? चाइना में। और कहां पर अधिक है? पाकिस्तान में। और कह रहे नगरीय अधिकता, भारत में नगरीय क्षेत्र में 34% लोग रहते हैं। भारत में कहा है 30% पॉपुलेशन आज कहां रहती है? सिटी में। बाकी सब कहां रहती है? गांव में, विलेजेस में रहती है। तो ये था कुछ इसका प्रभाव। और ये रहा हमारा पड़ोसी देश और ये रहे हम। ये रहा उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। देखिए, हमारा चाइना और हमारा भारत और हमारा पाकिस्तान। हम हमारा कह रहे हैं ना बच्चों, हमारे पड़ोसी हैं इसलिए कह रहे हैं। देखिए
ये चाइना है, ये पाकिस्तान और ये हम। गौर करके देखिए। चलिए, देख लिया। अब थोड़ा सा एक डाटा है हमारे पास, चुने गए जनसंख्या नाम के हमारे पास कोई आपका डेमोग्राफी में संकेत है। 2018 में आपकी जनसंख्या है, वार्षिक समृद्धि 18, प्रति वर्ग घनत्व भी दिखाया गया है, और लिंगानुपात भी दिखाया गया है, और प्रजनन दर भी दिखाई गई है, और नगरीकरण भी दिखाया गया है। पहला है भारत। हम अपने जो आपका देश है इसी से शुरू करते हैं, भारत से। तो भैया इतना मिलियन का अनुमान है कि हमारे पास लगभग 13.5 करोड़ के लोग आसपास हो जाएंगे। और जो हमारी ग्रोथ रेट है वो क्या है, जनसंख्या 1.03% के हिसाब से हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है। और घनत्व देखिए, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो 455, 455। और लिंगानुपात कितना है, 924, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितना है, 924 महिलाएं। ठीक है। और प्रजनन दर देखिए, 2.2 से हमारा प्रजनन दर है, और नगरीय कितना है, 34%। वहीं आप चाइना को देखिए, ये चाइना की कंडीशन है, उसकी समृद्धि दर कम है जनसंख्या को लेकर, और जनसंख्या घनत्व उसका बहुत बढ़िया है। इसमें कितने लोग रह रहे हैं, 148, 1 वर्ग किलोमीटर, और हमारे कितने रह रहे थे, 455। अब देखिए लिंगानुपात कितना है, भारत से तो अच्छा ही है, 949, और प्रजनन कितनी है, 1.7, और लगभग 59% वहां शहरीकरण है। तो 60% मान सकते हैं, 59% वहां क्या है, शहरीकरण है। उधर पाकिस्तान को देख लीजिए आप, कितना है, पाकिस्तान दिखाई देगा। उधर नीचे समृद्धि दिखाई देगी, और लिंगानुपात यहां भी कम है, कितना है, 943 है। प्रजनन दर कितनी है, तो सबसे ज्यादा प्रजनन कहां है, पाकिस्तान में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, और पाकिस्तान का शहरीकरण भारत से ज्यादा है। देखिए मजे की बात, कितना है, 33%। तो ये डाटा है चौंकाने वाला, आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ी स्थिति ज्यादा दिखाई देगी। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग अच्छे से घर जाकर पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी होता तो चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।